हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी की। और आज इस कोर्स का 13वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग राज्य व्यवस्था के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं राज्यपाल की, गवर्नर की। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक गवर्नर के बारे में है, राज्यपाल के बारे में है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, राज्यपाल जो होता है वो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी आपको याद रखना है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है राज्यपाल। क्लियर। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम जो है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, राज्य कार्यपालिका की। तो राज्य कार्यपालिका में 4 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से? एक होते हैं राज्य के राज्यपाल, दूसरे होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और चौथा सदस्य होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो ये 4 सदस्य मिलकर निर्माण करते हैं राज्य की कार्यपालिका का, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, संघ कार्यपालिका की। तो संघ कार्यपालिका में 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, यूनियन की जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो होती है, और 5वां सदस्य होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। देखिए, यहां पर 5वां सदस्य कौन सा एक्स्ट्रा है, वो है उपराष्ट्रपति। राज्य के केस में कोई उपराज्यपाल जैसा पद नहीं होता है। वहां की कार्यपालिका में 4 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? गवर्नर, मुख्यमंत्री, वहां की मंत्रिपरिषद, और वहां के एडवोकेट जनरल। लेकिन जो संघ कार्यपालिका है उसमें 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, और यहां पर उपराष्ट्रपति भी होता है, याद रखना है आपको, और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और 5वां सदस्य होता है अटॉर्नी जनरल। क्लियर। आगे बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 के बारे में। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल से संबंधित क्या संशोधन किया गया। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इसमें संशोधन किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। ऐसा संशोधन संविधान में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। क्लियर। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो देखिए, आपको याद रखना है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें यूएसए की, तो यूएसए में राज्यपाल का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहां पर जनता जो है वो डायरेक्ट वोट डालकर राज्यपाल को चुनती है। तो यूएसए में राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इंडिया में जो राज्यपाल है वो राज्य में राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में काम करता है, आपको याद रखना है। क्लियर। और राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह करते हैं, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो परंपरा के चलते बन गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो संविधान में गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित केवल 2 प्रावधान दिए गए हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले तो उन्हें जो है भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तभी जाकर वो किसी भी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। दूसरा प्रावधान किया गया है कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की हो। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं उन प्रावधानों की जो परंपरा के चलते बन गए हैं। तो देखिए, वो कौन कौन से हैं। पहला तो ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो हैं राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे। तो ये क्या है? ये एक कन्वेंशन है,
ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। क्लियर। दूसरा है कि राज्यपाल जो हैं वो होम स्टेट के रहने वाले न हो, मतलब जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है वो उसी राज्य के नहीं होने चाहिए, वो किसी दूसरे राज्य के होने चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक परंपरा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राज्यपाल जो है वो लोकल पॉलिटिक्स से दूर रहें, जो राज्य की लोकल पॉलिटिक्स है वो उससे दूर रहे और वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर काम कर सके। आगे बात करते हैं राज्यपाल कार्यालय की शर्तों के बारे में। कुछ कंडीशंस होती हैं गवर्नर ऑफिस की, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि राज्यपाल जो हैं वो संसद या राज्य की विधायिका इनके सदस्य नहीं होने चाहिए, और अगर वो इनके सदस्य हैं और उनकी नियुक्ति राज्यपाल के तौर पर हो जाती है तो उनको संसद और विधायिका की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, वो इनके मेंबर्स नहीं रह सकते हैं। क्लियर। आगे बात करें, देखिए जो गवर्नर हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ का पद होता है उसको वो धारण न किए हों। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे कि कोई एमएलए या फिर एमपी है या फिर दूसरे कोई संवैधानिक पद हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं राज्यपाल की, तो अगर ये लोग अपने पद पर होते हुए भी किसी दूसरे सरकारी पद से कोई फायदा लेते हैं तो उस दूसरे सरकारी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, आपको याद रखना है। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो एमपी या फिर एमएलए हैं उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो यहां पर वही प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को भी सरकार के अंदर लाभ का कोई दूसरा पद धारण नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए जो राज्यपाल है वो अपने आधिकारिक आवास का बिना किराया दिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा भी प्रावधान संविधान में किया गया है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए राज्यपाल को मिलने वाले जो एमोलमेंट्स परिलब्धियां हैं, अलाउंसेंस भत्ते हैं, या फिर राज्यपाल को जो विशेषाधिकार प्रिविलेजेस मिली होती है उसका निर्धारण करता है पार्लियामेंट, संसद, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए अगर ऐसा हो कि राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल हो तो उस केस में दोनों राज्य मिलकर राज्यपाल के एमोलमेंट्स, उनके अलाउंसेंस, भत्ते वगैरह शेयर करेंगे, और कौन सा राज्य कितना शेयर करेगा इसका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं शपथ की। देखिए काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्य के राज्यपाल को राज्य के हाईकोर्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं इनके इस्तीफे के बारे में। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर अचानक से गवर्नर की मृत्यु हो जाती है और उनका पद खाली हो जाता है तो उस केस में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पर, अस्थायी तौर पर गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल को मिलने वाले जो प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज हैं, जो विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा संविधान में गवर्नर को दी गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा जो है वो राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। यहां पर हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की। तो देखिए आपको याद रखना है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, यहां तक कि तब भी नहीं अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई काम किया हो, तो ये विशेषाधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त है। आगे बात करें, देखिए राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें जेल में भेजा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्यपाल के खिलाफ 2 महीने का नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, और वो कब, जब उन्होंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वैसा कोई काम किया हो। तो ये आपको याद रखना है कि 2 महीने का नोटिस देकर राज्यपाल के खिलाफ केवल सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं, वो भी तब जब उन्होंने पर्सनली वैसा कोई काम किया हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं चलाई जा सकती जब तक कि वो अपने पद पर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि गवर्नर की नियुक्ति या फिर गवर्नर का ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर गवर्नर को उनके पद से हटाना हो,
तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है कि अगर गवर्नर की अचानक से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अस्थायी तौर पर गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। क्लियर। तो इस वाले केस में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। बाकी सब नॉर्मल केसेस में सारे काम राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही गवर्नर का ट्रांसफर करते हैं एक राज्य से दूसरे में, और राष्ट्रपति ही गवर्नर को उनके पद से हटाते हैं। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नर की पावर्स के बारे में, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। संविधान में राज्यपाल को 4 प्रकार की शक्तियां मिली हैं। कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां। दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। तीसरी है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। और चौथी है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां। तो ये 4 पावर्स हैं जो कि राज्यपाल को प्राप्त हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अब हम लोग राज्यपाल की इन शक्तियों के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, कार्यकारी शक्ति के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम जो है वो राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जितनी भी शक्तियां राज्यपाल के पास में होती हैं, अपॉइंटमेंट रिलेटेड जितनी भी पावर्स राज्यपाल के पास में होती हैं, वो सारी की सारी राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स होती हैं वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं। क्लियर। बात करते हैं कि राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए, राज्य के सीएम की, मुख्यमंत्री की, और जो राज्य के दूसरे मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आपको याद रखना है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और राज्य का जो इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। आपको याद रखना है। लेकिन इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया किस प्रकार से जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी आधार पर हटाया जाता है जिस आधार पर हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का आधार क्या है? हाई कोर्ट के जजों को हटाने का आधार वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का आधार है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो स्टेट पीसीएस है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके चेयरमैन और उनके सदस्यों को हटाने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति के पास में है। चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार वो राष्ट्रपति के पास में है। ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों में एक आदिवासी कल्याण मंत्री, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो ये भी राज्यपाल की एक एग्जीक्यूटिव पावर है। आपको याद रखना है। क्लियर। पहले इन राज्यों में बिहार भी शामिल था। बिहार में भी जो है एक आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती थी राज्यपाल के द्वारा, लेकिन 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार को इससे बाहर कर दिया गया और अब बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति नहीं होती है। अब केवल इन 4 राज्यों में राज्यपाल के द्वारा आदिवासी कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें राज्यपाल चांसलर होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी राज्यपाल की एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और
इन यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए, राज्य में संवैधानिक आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने की जो सिफारिश है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। और इसी आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्यपाल है उनको व्यापक कार्यकारी शक्तियां मिल जाती हैं। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में तो काम करता ही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्यपाल है उसके पास में बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती हैं, आपको याद रखना है। उसकी जिम्मेदारी जो है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति होती है। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान से समझना है। देखिए, राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होते हैं राज्यपाल, तो ये आपको याद रखना है। राज्य विधायिका के कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए, एक तो होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। अगर किसी राज्य में 2 सदन है, वहां पर बाईकैमरलिज्म है, तो विधान परिषद भी राज्य विधायिका का अंग होती है। और तीसरा अंग होता है राज्यपाल। तो कौन कौन से अंग हुए राज्य विधायिका के? एक तो हुई विधानसभा, दूसरी विधान परिषद और तीसरी राज्यपाल। विधान परिषद वहां पर होगी जहां पर बाईकैमरलिज्म होगा। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है वो राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होते हैं। क्लियर? आगे बात करें। देखिए, राज्यपाल जो हैं वो राज्य विधानमंडल को बुला सकते हैं, मतलब वो उसको समन कर सकते हैं, वो उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, और वो राज्य विधानमंडल को भंग भी कर सकते हैं, डिजोल्व भी कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स क्या हैं? ये हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। देखिए, होता क्या है कि जो संसद या फिर राज्य विधानमंडल है उसके साल में 3 सत्र चलते हैं, 3 सेशन चलते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। क्लियर? और ये जो सत्र हैं इनमें मेंबर्स की हर रोज सीटिंग्स होती हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर राज्यपाल किसी एक दिन किसी एक सीटिंग को स्थगित कर देते हैं तो उसको कहा जाता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में राज्यपाल के द्वारा किसी एक दिन की सीटिंग को स्थगित किया गया है। और बात करें सत्रावसान की, तो सत्रावसान में राज्यपाल जो है वो पूरे के पूरे सत्र को स्थगित कर देता है। क्लियर? और बात करें भंग करने की, डिजोल्व करने की, तो इसमें क्या होता है? इसमें राज्यपाल जो विधानसभा है उसको भंग कर देते हैं, उसको डिजोल्व कर देते हैं। और अगर विधानसभा एक बार भंग हो गई तो अब वापस से इलेक्शन होंगे और नई विधानसभा को लोगों के द्वारा चुना जाएगा, नए मुख्यमंत्री बनेंगे और नए जो हैं वो मंत्री बनेंगे। क्लियर? तो ये होता है जब राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देते हैं। क्लियर? और बात करें समन की, समन क्या होता है कि अगर राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के पास में ये पावर है कि वो सत्र को बुला सकता है, उसको चलवा सकता है। क्लियर? तो इनके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर रखना है कि समन क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, सत्रावसान या फिर प्रोरोग्यू क्या होता है, और डिजोल्व करना क्या होता है। 4 चीज़ें हैं, इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया। इनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। आगे बात करें। देखिए, राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है। कब संबोधित करता है ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसको संबोधित करते हैं राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद में जो पहला सत्र होता है उसको भी संबोधित करते हैं राज्यपाल। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे आपको याद रखना है कि राज्यपाल के पास में ऐसी पावर है कि अगर कोई विधेयक विधानमंडल में लंबित पड़ा हो, पेंडिंग पड़ा हो, तो उससे संबंधित सदन को संदेश भेज सकते हैं राज्यपाल। क्लियर? और उसकी स्थिति जान सकते हैं। इस प्रकार की पावर भी जो है वो राज्यपाल के पास में है। क्लियर? आगे बात करें। विधानसभा के केस में स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, और विधान परिषद के केस में चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन, अगर इनके पद खाली होते हैं तो राज्यपाल के पास में ये पावर है कि वो सदन में से किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति जो है वो इन पदों पर कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं राज्यपाल की कुछ सदस्यों को मनोनीत करने वाली शक्ति की, नॉमिनेट करने वाली पावर की।
ये भी क्या है, ये भी राज्यपाल की विधायी शक्ति होती है। तो देखिए आपको याद रखना है कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, आपको याद रखना है। क्लियर। और बात करें विधानसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो एमएलए या फिर एमएलसी होते हैं, अगर उनकी अयोग्यता डिसक्वालिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन उठता है तो उस पर निर्णय लेते हैं राज्यपाल। और ऐसा करने के लिए राज्यपाल जो हैं वो चुनाव आयोग से सलाह करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए अगर कोई बिल राज्य विधानमंडल पास करता है और वो बिल कैसा है, वो बिल है साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। क्लियर। मनी बिल वाला जो केस है उसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहां पर बिल कैसा है, यहां पर बिल है साधारण बिल। तो अगर राज्य विधानमंडल साधारण बिल को पास करता है तो बिल जाता है राज्यपाल के पास में। इस केस में राज्यपाल के पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला ये है कि राज्यपाल जो है उस बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं। अगर राज्यपाल ने बिल को अपनी सहमति दे दी तो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो अपनी सहमति ना दें, अपनी सहमति को रोक लें, जो उनकी एसेंट है उसको वो विथहोल्ड कर लें। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बिल है वो यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। क्लियर। तीसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो बिल को वापस से राज्य विधानमंडल के पास में भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए। क्लियर। तो ऐसा भी राज्यपाल कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन उनके पास में ये है कि वो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर राज्यपाल ने पहले वाले 2 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राज्यपाल ने अगर सहमति दी तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, और अगर सहमति ना दी तो बिल जो है वो यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि इसमें क्या होगा, कि अगर राज्यपाल ने बिल को वापस से राज्य विधानमंडल के पास में भेजा है रिकंसिडरेशन के लिए, उसमें क्या होता है। तो देखिए पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि साधारण बिल को राज्यपाल रिकंसिडरेशन के लिए राज्य विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं। क्लियर। तो अब राज्य विधानमंडल को उस बिल को वापस से रिकंसिडर करना पड़ेगा। और अब मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल ने उस बिल को वापस से पास कर दिया, संशोधन के साथ में या फिर बिना संशोधन किए, तो वो जो बिल है वो वापस से राज्यपाल के पास में जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर ये याद रखना है कि अब राज्यपाल के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अब राज्यपाल को इस बिल पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, और ये जो बिल है ये कानून बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बिल जो है ये मनी बिल नहीं है। मनी बिल के केस में क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यहां पर हम लोगों ने बात करी चौथे ऑप्शन की, जिसमें राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनमें राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए पहला केस ये है कि अगर उस बिल से हाई कोर्ट की पोजीशन में खतरा पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि अगर बिल जो है हाई कोर्ट की पोजीशन में खतरा डालने वाला हो तो राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा केस ये है कि अगर वो बिल संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ हो। क्लियर। तीसरा ये है कि वो डीपीएसपी के खिलाफ हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ हो, या फिर वो बिल जो है वो देश हित में ना हो, या फिर वो बिल जो है गंभीर राष्ट्रीय महत्व का बिल हो। तो इस प्रकार के जो बिल होते हैं उनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है जिस पर आपको ध्यान देना है कि अगर एक बार राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित कर लेते हैं तो उसके बाद राज्यपाल का बिल को लेकर सारा रोल खत्म हो जाता है और रोल आ जाता है राष्ट्रपति का। अब अकेले राष्ट्रपति ही बिल को हैंडल करेंगे। अब उसी चौथे केस के बारे में हम लोग समझते हैं जिसमें राज्यपाल ने बिल को आरक्षित किया था राष्ट्रपति के लिए। तो जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो बिल है ये साधारण बिल है, मनी बिल नहीं है। क्लियर। तो इस केस में राष्ट्रपति के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ये
कि वो बिल को अपनी सहमति दे सकते हैं तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा ये है कि वो अपनी सहमति ना दें, अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर लें, तो इस केस में क्या होगा, बिल जो है वो यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा, वो एक्ट कभी नहीं बनेगा। क्लियर। तीसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो बिल को राज्य विधानमंडल के पास में वापस से भेज दें। इस केस में राज्य विधानमंडल के पास में 6 महीने होते हैं उस बिल पर कोई भी फैसला लेने के लिए। क्लियर। अब मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल ने उस बिल को वापस से पारित कर दिया, संशोधन करके या फिर बिना संशोधन किए, और बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास में पहुंचा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है जिस पर आपको ध्यान देना है कि अब राष्ट्रपति के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं जिस कारण से बिल जो है वो कानून बन जाएगा, और दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये है कि वो अभी भी अपनी सहमति ना दें, वो अभी भी अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं जिस कारण से बिल जो है वो खत्म हो जाएगा, वो कानून नहीं बनेगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मनी बिल की कि मनी बिल के केस में क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने मनी बिल को पास किया और वो अब पहुंचा राज्यपाल के पास में। तो राज्यपाल के पास में मनी बिल को लेकर 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला ये कि राज्यपाल उस बिल पर अपनी सहमति दे सकते हैं जिस कारण से बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो अपनी सहमति ना दें, वो अपनी एसेंट को विथहोल्ड कर सकते हैं जिस कारण से बिल जो है वो खत्म हो जाता है और वो कभी भी एक्ट नहीं बनता, वो कभी भी कानून नहीं बनता। क्लियर। तीसरा ऑप्शन उनके पास में ये होता है कि वो बिल को आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, जैसे कि साधारण बिल वाले केस में किया था। इंपॉर्टेंट बात यह है जिस पर आपको ध्यान देना है कि जिस प्रकार से साधारण बिल को राज्यपाल ने वापस से राज्य विधानमंडल के पास में भेजा था, ऐसा वो मनी बिल के केस में नहीं कर सकते। राज्यपाल जो हैं वो मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं राज्य विधानमंडल में रिकंसिडरेशन के लिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनी बिल को जब लाया जाता है राज्य विधानमंडल में तो उससे पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसी कारण से राज्यपाल जो है वो मनी बिल को वापस से राज्य विधानमंडल में नहीं भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं उस केस की जिस केस में राज्यपाल मनी बिल को आरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं देखते हैं। देखिए, मनी बिल जो है वो राज्य विधानमंडल से राज्यपाल के द्वारा आरक्षित किए जाने पर प्रेसिडेंट के पास में पहुंचता है। तो यहां पर राष्ट्रपति के पास में मनी बिल को लेकर 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला यह है कि राष्ट्रपति उस बिल को अपनी सहमति दे दे जिस कारण से बिल जो है वो कानून बन जाएगा, और दूसरा ऑप्शन उनके पास में ये है कि वो अपनी सहमति ना दें, अपनी एसेंट को वो विथहोल्ड कर लें जिस कारण से बिल जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और वो एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है जिस पर आपको ध्यान देना है कि मनी बिल को राष्ट्रपति वापस से राज्य विधानमंडल के पास में नहीं भेज सकते हैं जैसा कि उन्होंने किया था साधारण बिल वाले केस में। क्लियर। आगे बात करते हैं राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति की। तो देखिए, राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना। याद रखना है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो उस केस में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि उस केस में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखना है आपको। क्लियर। और अध्यादेश राज्यपाल उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर जारी कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स को लेकर विधानमंडल के पास में कानून बनाने का अधिकार है। आगे बात करें, देखिए, विधानमंडल के सत्र के चलने के 6 सप्ताह के अंदर विधायिका से ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराने की जरूरत पड़ती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 महीने का हो सकता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्डिनेंस है उसका मैक्सिमम टाइम जो है 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। सत्र के चलने के 6 हफ्तों के अंदर जो है उसको अप्रूव कराना पड़ता है राज्य विधानमंडल से, वरना वो अपने आप से खत्म हो जाता है। आगे बात करें, देखिए, स्टेट का फाइनेंस कमीशन, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कैग होता है ये अपनी रिपोर्ट को सौंपते हैं गवर्नर को, राज्यपाल को, और राज्यपाल इनकी रिपोर्ट्स को रखते हैं राज्य विधानमंडल में, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं
राज्यपाल की फाइनेंशियल पावर्स के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको ध्यान से समझना है। राज्यपाल का यह काम होता है कि वह यह देखता है कि जो बजट है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो राज्य विधानमंडल में रखा गया है कि नहीं। तो ये क्या है, ये राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, उसको विधानसभा में रखने से पहले राज्यपाल की पूर्वानुमति की जरूरत पड़ती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की पूर्वानुमति की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, ये भी राज्यपाल की एक वित्तीय शक्ति है। क्लियर। आगे बात करें, राज्यपाल की सिफारिशों के बिना जो अनुदान की मांग होती है, डिमांड्स फॉर ए ग्रांट होती है, वो नहीं की जा सकती। ये भी आपको याद रखना है। डिमांड्स फॉर ए ग्रांट क्या होती है, देखिए सरकार को अपने खर्चे करने के लिए जो सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करती है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसी को कहा जाता है अनुदान की मांग। तो इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो गवर्नर की अनुमति से ही किया जा सकता है, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन होता है, जो वित्तीय आयोग होता है, उसका हर 5 साल के बाद में गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, कोई भी अप्रत्याशित व्यय, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, जिसका जिक्र बजट में नहीं होता है, मान लीजिए कोई एकदम से इमरजेंसी आ गई स्टेट में, तो उस प्रकार के खर्च को गवर्नर की अनुमति से ही आकस्मिक कोष, जो स्टेट का कंटिजेंसी फंड होता है, उससे निकाला जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की जुडिशियल पावर्स के बारे में, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्यपाल के पास में कुछ क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल की कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जैसे कि राज्यपाल जो है वो किसी भी अपराधी को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रेस्पाइट ग्रांट कर सकते हैं, रेमिशन ग्रांट कर सकते हैं और कम्यूटेशन ग्रांट कर सकते हैं। अब ये पार्डन क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, रेमिशन क्या होता है या फिर कम्यूटेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स और राज्यपाल की पार्डनिंग पावर्स। उनके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस किया हुआ है। और ये जितनी भी पावर्स हैं, पार्डन, रेस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन, इनको ट्रिक की सहायता से हम लोगों ने याद भी कर लिया था। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाली वीडियो देखनी है, उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और उस वाली वीडियो को पहले जाकर देख लें। इससे क्या होगा कि आपका एक लिंक बना रहेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आपको वो वीडियो देखनी जरूर है, तभी जाकर आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं उसके बारे में समझ में आएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं तो उस वक्त राष्ट्रपति राज्यपाल से भी सलाह करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है, ये भी राज्यपाल की एक न्यायिक शक्ति है। इससे संबंधित प्रावधान जो है वो संविधान के आर्टिकल 217 में किए गए हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है वो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और इनकी नियुक्ति करते समय वो स्टेट के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं और इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो संविधान के आर्टिकल 233 में किए गए हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो दूसरे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं और इनकी नियुक्ति करते समय राज्यपाल जो हैं वो स्टेट के हाई कोर्ट और स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उन दोनों से सलाह लेते हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। और इससे संबंधित प्रावधान जो हैं वो संविधान के आर्टिकल 234 में किए गए हैं। क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे। इसी कारण से इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित इस संविधान संशोधन में क्या बदलाव किए गए। तो देखिए आपको याद रखना है
कि जो यूनियन कैबिनेट है, जो मंत्री परिषद है, उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, ऐसा प्रावधान कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्लियर, कि अगर मंत्री परिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देते हैं तो वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी, उन पर वो बाध्यकारी होगी। क्लियर, लेकिन आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें बदलाव किया गया और ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो हैं वो एक बार कैबिनेट की सलाह रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं राज्यपाल की, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐसा कोई प्रावधान राज्यपाल के लिए नहीं किया गया था कि राज्यपाल को जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह माननी पड़ेगी, राज्यपाल पर वो बाध्यकारी होगी। इस प्रकार के प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यपाल के लिए नहीं किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में। जो गवर्नर हैं उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि राज्यपाल जो है वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं और ये उनके विवेक पर निर्भर करता है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। क्लियर, आगे बात करें, देखिए मान लीजिए कि राज्य के पास में कोई यूटी है, कोई यूनियन टेरिटरी है, कोई केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके प्रशासन को लेकर जो पावर होती है वो भी राज्यपाल के पास में होती है और वो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बात करें, देखिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में स्वशासित जिले होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो इन जिलों को कितना पैसा दिया जाना है इसका निर्धारण भी राज्यपाल करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बात करें, देखिए जब किसी भी पार्टी के पास में बहुमत न हो तो उस केस में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना भी जो है वो गवर्नर के विवेक पर निर्भर करता है, गवर्नर की वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है। क्लियर, आगे बात करें, देखिए अगर सरकार अपना बहुमत साबित ना कर पाए तो उस केस में गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद को भंग कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, और वो विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है। तो ये सब क्या हैं, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 153 की। आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर, आर्टिकल 154 की बात करते हैं। आर्टिकल 154 में ये कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम जो हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर, बात करते हैं आर्टिकल 155 की। आर्टिकल 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से, आपको याद रखना है। क्लियर, आर्टिकल 156 जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। क्लियर, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल 158 में राज्यपाल कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। आर्टिकल 159 में शपथ के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कमेंट करके आपको बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। आर्टिकल 161 की बात करते हैं। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की पार्डनिंग पावर्स, क्षमादान शक्तियाँ, और ये आपको कहाँ से कवर करना है, ये आपको कवर करना है उस वीडियो से जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर, आर्टिकल 163 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्य की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, सीएम होंगे। और ये जो मंत्री परिषद है ये राज्यपाल को सलाह और सहायता देगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर, आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है विधानसभा के प्रति, और ये क्या है, ये फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। क्लियर, आर्टिकल 167 में जो मुख्यमंत्री है, जो सीएम है, उनकी गवर्नर के प्रति जिम्मेदारियां बताई गई हैं। सीएम की क्या ड्यूटीज होती हैं गवर्नर को लेकर,
ये बताया गया है आर्टिकल 167 में, आपको याद रखना है। क्लियर। और बात करते हैं आर्टिकल 213 की, तो आर्टिकल 213 में राज्यपाल की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आपको याद रखना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ कवर कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं प्रावधान। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ईमानदारी से, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। क्लियर। आर्टिकल 159 जो है वो राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, आपको याद रखना है। और आर्टिकल 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है, पार्डनिंग पावर से संबंधित है। और आर्टिकल 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की पावर। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता, ये आपको बताना है। देखिए राज्य की कार्यपालिका में गवर्नर भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है वो भी शामिल होती है, लेकिन महान्यायवादी जो हैं वो राज्य की कार्यपालिका में शामिल नहीं होते, ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इनकी जगह राज्य की कार्यपालिका में होते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ऐसा किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया हुआ है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा दिया हुआ है कि वह राज्य विधायिका के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संसद के सदस्य नहीं हो सकते, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। और तीसरा है कि उनकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे। ये एक परंपरा है, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा है। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत होगा। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, तो ये भी गलत है। राज्यपाल जो है वो न तो राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है और न ही संसद का सदस्य हो सकता है। क्लियर। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल की जो उम्र है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखिए राज्यपाल जो हैं अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगर अचानक से गवर्नर की मृत्यु होने से उनका पद खाली हो जाता है तो अगले गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए इस केस में गवर्नर की नियुक्ति करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस केस में अस्थायी तौर पर गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है, ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 महीने का नोटिस देकर उनके खिलाफ सिविल केस चलाया जा सकता है। क्लियर। तो देखते हैं इसको। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान
कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो राज्यपाल के खिलाफ सिविल केस चलाया जा सकता है, लेकिन उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, न कि 1 महीने का। और वो भी कब? जब राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा काम करें। तो ये भी गलत है। क्लियर? तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार का है? ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किस प्रकार का, ये आपको बताना है। क्या वो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है? क्या वो राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर है? या फिर राज्यपाल ऐसा जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं? तो क्या वो ऐसा है, या फिर राज्यपाल ऐसा केंद्र सरकार की सलाह से करते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल जो हैं वो मंत्री परिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी करते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में आपको बताना है। देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होता है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल के नाम से ही राज्य सरकार के सभी कार्यकारी काम किए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, राज्यपाल जो है वो राज्य की मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य की मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये वाला जो प्रावधान है ये कौन से आर्टिकल में किया गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, या किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्लियर? देखिए, राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। उसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, राज्यपाल जो हैं वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए, एक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से किसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है राज्य के महाधिवक्ता। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल के अप्रूवल के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रह सकता है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये आपको बताना है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखते हैं इसको। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना। तो ये राज्यपाल की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, आपको याद रखना है। क्लियर? ऑप्शन बी की बात करें, निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रशासन करना, तो ये भी राज्यपाल की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधिकार की शक्ति होती है। क्लियर? और ऑप्शन सी की बात करें तो राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना,
तो ये भी राज्यपाल की एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, आपको याद रखना है। लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अध्यादेश जारी करना, ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। राज्यपाल अध्यादेश को जारी करते हैं मंत्री परिषद की सलाह से, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो देखते हैं इसको। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, तो ये एक राज्यपाल की वित्तीय शक्ति होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करें तो धन विधेयक मनी बिल को सहमति देना, तो ये भी राज्यपाल की एक वित्तीय शक्ति होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, राज्य में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन करना, तो ये भी राज्यपाल की एक फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय शक्ति है, आपको याद रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी जो हैं वो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो देखिए, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में ही राज्यपाल काम करता है राज्य में, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह गलत है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका राज्यपाल को पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो राज्यपाल जो है वो पद से हट जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्य की विधायिका के द्वारा। बाकी के ये जो 3 ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ये बिल्कुल सही हैं, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल को किसी भी लाभ के पद, ऑफिस और प्रॉफिट को धारण नहीं करना है। बाकी जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वह न तो संसद का और न ही विधानमंडल का सदस्य हो, ये बिल्कुल सही है। और बी भी बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष की आयु है पूरी कर चुका हो। और ऑप्शन डी भी सही है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विधायी शक्ति, तो राज्यपाल के पास में विधायी शक्ति होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्यपालिका शक्ति, तो राज्यपाल के पास में कार्यपालिका शक्ति भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और बात करें ऑप्शन डी की, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, तो राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्ति भी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के पास में सैन्य एवं राजनयिक शक्ति नहीं होती है। मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स राज्यपाल के पास में नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है क्या, ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा दिया हुआ है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा दिया हुआ है विधानसभा एवं राज्यपाल, और चौथा दिया हुआ है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो देखिए, राज्य का विधानमंडल जो है उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद उन राज्यों में जहां पर बाईकैमरलिज्म है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, केवल चौथा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्या राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाँ, राष्ट्रपति जो हैं वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते समय राज्य के राज्यपाल से सलाह करते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो देखिए, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल नहीं करते हैं, बाकी इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इनके बारे में आपको देख लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, राज्यपाल विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं।
यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तब सोल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, और उसके लिए वो वाली वीडियो आपको देखनी जरूरी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल जो है मृत्युदंड के विरुद्ध पार्डन ग्रांट नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकते हैं, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं कि राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? क्लियर। देखिए, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल से अप्रूव कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानमंडल। ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। पहला दिया हुआ है राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसी सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को कर सकते हैं। क्लियर। दूसरे की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, तो इस प्रकार की सिफारिश राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं करते। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, उसमें राज्यपाल का कोई भी रोल नहीं होता है, और उनको हटाने का संविधान में एक प्रॉपर रिमूवल प्रोसेस बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, राज्य विधानसभा का विघटन, तो इस प्रकार की सिफारिश भी राज्यपाल राष्ट्रपति को कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, तो इस प्रकार की सिफारिश भी राज्यपाल राष्ट्रपति को कर सकते हैं, और इसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा और चौथा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की बर्खास्तगी को लेकर सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को, कब? जब सरकार के पास में बहुमत ना रहे। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि इन 33 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड इस टॉपिक के आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप श्योर रहो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कमेंट में आपको बताना है कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।